हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कोयल मैट्रिक्स पर। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा जिससे नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए। तो आज की जो वीडियो है इसमें बात करने वाले हैं EMRS KVS TGT मैथ्स के लिए डिस्क्रिप्टिव पेपर के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आपने देखा है इसमें आपका डिस्क्रिप्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। एंड डिस्क्रिप्टिव वाले पार्ट से आप डरे हुए हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि आपका फर्स्ट टाइम ही EMRS में होने वाला है और अब से काफी टाइम पहले ही KVS में हुआ करता था, लेकिन अभी आपने सिर्फ ऑब्जेक्टिव वाले ही एग्जाम दिए होंगे। तो इसके बारे में यहाँ पर ये बात करेंगे कि यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्टिव से बिल्कुल भी नहीं डरना है। जैसे आप 10th में 12th में यानी कि आप फर्स्ट क्लास से लेकर 12th तक आपने यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव ही दिया है, उससे पहले आप ऑब्जेक्टिव नहीं देते थे। कुछ क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलते थे, लेकिन जो सारा आपका पैटर्न आता था वो आपका डिस्क्रिप्टिव ही आपसे पूछा जाता था। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि आपको ज्यादा कुछ नया करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, ग्रेजुएशन में भी आपने करा होगा, बस एक फाइनल ईयर ऐसा होता है जिसमें आपको यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने के लिए मिले होंगे, लेकिन उससे पहले उसमें भी आपने डिस्क्रिप्टिव ही लिखा होगा। MSc में भी आपने डिस्क्रिप्टिव लिखा होगा यदि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो आपने देखा है कि ये क्वेश्चन और ज्यादा इजी होते हैं, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं उनको तो घुमा फिरा कर दे दिया जाता है। ठीक है, उसकी जो लैंग्वेज है बहुत ज्यादा चेंज दे देते हैं, नया क्वेश्चन बना देते हैं, क्योंकि उनकी ट्रिक होती है डायरेक्ट। और इसमें आपको जो क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे ज्यादा घुमाए हुए क्वेश्चंस नहीं देखने के लिए मिलेंगे। जहां तक है सारे क्वेश्चंस आपको NCERT में से ही देखने के लिए मिल जाएंगे। मोस्टली जो सिलेबस है 9 to 10th आपको देखने के लिए मिल रहा है, कुछ टॉपिक आपको 11 12 के देखने के लिए मिल रहे हैं, और कुछ आपको यहाँ पर ग्रेजुएशन का टेस्ट देखने के लिए मिल रहा है। EMRS में, KVS में उतना भी नहीं है। ठीक है, KVS में आपका सारा 9 10th का है और कुछ सिलेबस यहाँ पे 11 12th के आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। तो ज्यादा आपको नहीं करना है, जितना सिलेबस के अंदर दे रखा है उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करनी है। तो इससे आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। तरीका वही है जैसे आप पहले स्कूल टाइम में लिखते थे, कॉलेज टाइम में लिखते थे, सेम आपको उसी तरीके से लिखना है। तो देखिए, एक क्वेश्चन है जो कि काफी ज्यादा पूछा जाता है, हर एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे कि आपका 10th बोर्ड हो गया, ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो इस तरीके का भी आपको क्वेश्चंस देखने के लिए जरूर मिलेगा। अब देखिए, कमेंट्स में आपने ये भी पूछा था थ्योरम को लेकर कि क्या थ्योरम भी प्रूफ करने को आ सकती है। तो हाँ, बिल्कुल थ्योरम भी प्रूफ करने को आ सकती हैं। इसीलिए NCERT में एग्जाम्पल वगैरह जो दे रखे हैं, ठीक है, एक्सरसाइज तो आप करेंगे ही, एग्जाम्पल जो दे रखे हैं उनको भी आप एक बार अच्छे से देखिएगा। साथ ही जितनी भी थ्योरम्स हैं उनको आप एक अच्छे से प्रूफ कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर वहां से पूछने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। जब आप पेपर देते थे, यानी कि जब आप 10th में थे, 12th में थे, आपने देखा होगा थ्योरम्स काफी पूछी जाती थी आपसे प्रूफ करने के लिए। तो सेम आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। लगभग आपको 6 से 7 क्वेश्चन 15 में से देखने के लिए मिल सकते हैं कि जो कि आपसे प्रूफ कराए जाएं। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप जरूर करिएगा, बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करने हैं। तो फिलहाल इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए कितना आपको लिखना है। जैसे आपके सामने है प्रूव दैट √3 इज इरेशनल। आपको प्रूफ करना है कि जो √3 है वो इरेशनल है। तो ऐसे क्वेश्चन आएगा और सिंपली आपको इसी तरीके से हमें प्रूफ करना है। और जरूरी नहीं है कि आपको 2 पेज 3 पेज भरने हैं, जितना भी आपका क्वेश्चन आता है, यानी कि लिमिट होती है क्वेश्चन की मैथ्स में। अदर सब्जेक्ट में नहीं कह सकते हैं, क्योंकि मैथ्स में लिमिट होगी, जितना बड़ा क्वेश्चन होगा उतना ही आप आंसर करेंगे, उससे एक्स्ट्रा आप कर नहीं सकते या उससे कम आप कर नहीं सकते। कम आप कर सकते हैं क्योंकि आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर मार्क्स मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आपका क्वेश्चन स्टार्टिंग से ठीक था और लास्ट में जाके आपने रॉन्ग कर दिया है तो उस पे आपको मार्क्स मिलेगा स्टार्टिंग, यानी कि स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर चेकिंग होने वाली है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन को देख लीजिए किस तरीके से लिखना है। सबसे पहले तो आपने माना √3 एक इरेशनल है, इसे दिखाने के लिए सबसे पहले आप अपोजिट ले लेते हैं। सबसे पहले एज्यूम कर लेते हैं, यानी कि हमारी जो अजम्पशन है उसको देखेंगे। तो हमने मान लिया जो √3 है वो रेशनल है, हमने अपोजिट मान लिया कि जो √3 है वो रेशनल है। तो वी कैन फाइंड इंटीजर्स a एंड b सच दैट। तो हम क्या करेंगे, a और b दो इंटीजर्स यहाँ पर लेते हैं। तो √3 इक्वल रख देंगे हम a और b। आपको ध्यान रखना है ये जो a और b है दोनों को प्राइम नंबर होने चाहिए। तो आपको यहाँ पे इसके बारे में इस तरीके से लिख देना है कि सपोज a एंड b आर को प्राइम। एंड इसके साथ साथ इसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। को प्राइम का मतलब ये है कि a और b आप जो भी नंबर ले रहे हैं इनका जो यहाँ पर अगर HCF देख रहे हैं, ठीक है, वो 1 आए, यानी कि कॉमन फैक्टर 1 आना चाहिए। तो इसके इक्वल में √3 रख देते हैं। सो हमें पता है इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो p √3 इज इक्वल टू a हो जाएगा।
स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी कि हम दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देंगे। जब देखेंगे वी गेट, स्क्वायर करने में आपको ये मिल जाएगा। इक्वेशन आप इस तरीके से डाल दीजिएगा। हर आपको पॉइंट लिखने की इतनी भी जरूरत नहीं होगी, जितना कि इसमें जरूरी है उतना ही लिखना, आप ज्यादा भी मत लिखना। तो आपको पता है जब ये 3v स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये है कि जो 3 है और 3 के साथ जो v स्क्वायर है, अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ए स्क्वायर मिल रहा है, यानी कि इसका मतलब ये है कि 3 ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है यहाँ पर। तो 3 डिवाइड्स ए स्क्वायर, जब 3 ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो जो 3 है वो खाली ए को भी डिवाइड करेगा। सो वी कैन राइट, हम क्या लिख सकते हैं फिर, 3c इज इक्वल टू ए, यानी कि 3 का v स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करें तो a स्क्वायर आ रहा था। अब हमने देखा कि जो 3 है वो a को भी डिवाइड करेगा, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, 3v स्क्वायर इज इक्वल टू 3c स्क्वायर। हमने यहाँ पे क्या किया, कुछ ऐसा मान लिया जैसे कि 3v स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर है, तो 3c इज इक्वल टू a ले लेंगे। 3 के साथ हम किसी का मल्टीप्लाई करने पर a आ रहा होगा, जैसे 3 का v स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करने पर a स्क्वायर आ रहा है। ऐसे ही 3 का यहाँ पे कोई ऐसा मल्टीपल होगा जिसका हम मल्टीप्लाई करें दोनों का तो a मिल जाए, तो हमने उसको c मान लिया। देन इसके बाद 3c इज इक्वल टू a, तो जो a इज इक्वल टू 3c आप इस इक्वेशन में रख देंगे फर्स्ट में। जब फर्स्ट में आप रखेंगे तो आपको कुल मिलाकर यहाँ से इस तरीके से सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर इसके आगे आपको क्या लिखना है, दिस मीन्स 3 डिवाइड्स v स्क्वायर। अब हमें यहाँ से पता चल रहा है जो 3 है वो v स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। अगर 3 v स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, जो 3 है वो v को भी डिवाइड करेगा। Therefore a and b have at least 3 as a common factor। हमने यहाँ पर देखा जो a और v थे उनके पास, दोनों के पास 3 एक ऐसा कॉमन फैक्टर है जो दोनों को डिवाइड करता है, तो 3 क्या हो गया, कॉमन फैक्टर हो गया। तो दिस contradiction arose due to our wrong assumption that root 2 is rational। तो हम यहाँ पे मैंने root 2 लिख दिया गलती से, ठीक है। तो हमें क्या करना है, This contradiction arose due to our wrong assumption that root 3 is rational। हमें यहाँ पर पता है कि जो root 3 है वो rational नहीं है, ये हमारा यहाँ पर जो हमने माना था वो गलत हो गया, इसीलिए हम इसका अपोजिट कर लेते हैं, hence root 3 is irrational। तो यहाँ पर आपने देखा कि इस तरीके से आपको क्वेश्चन को करना है, ज्यादा इतना नहीं सोचना है। जितने भी एनसीईआरटी में क्वेश्चंस दे रखे हैं ऑब्जेक्टिव के लिए तो आप अदर भी पढ़ सकते हैं, लेकिन डिस्क्रिप्टिव के लिए सिर्फ आप एनसीईआरटी से तैयारी करें, बहुत अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी। कुछ भी सोचने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी अलग से, इनमें से ही क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाएंगे। सभी थ्योरम्स को आपको सॉल्व कर करके देखना है, क्योंकि थ्योरम प्रूफ आपको कराई जाएंगी। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है, डिस्क्रिप्टिव से बिल्कुल नहीं डरना है। बाकी इससे रिलेटेड आपके कोई भी डाउट रहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बोलिएगा, एंड साथ ही यदि आपको नोट्स चाहिए तो कमेंट बॉक्स में इसके बारे में भी बता दीजिएगा कि आपको नोट्स चाहिए या नहीं। बाकी मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा।